एक ऐसा हथियार जो आवाज की रफ्तार से भी 27 गुना तेज सफर करता हो, मतलब 20,700 मील फी घंटा की बाईपास स्पीड। ये अमेरिका का डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल है। और सच पूछिए तो आजकल आलमी हालात इस कदर कशीदा हैं कि इन खतरनाक हथियारों को तैनात करने पर बाकायदा गौर किया जा रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बड़ा दिलचस्प सफर तय करेंगे। हम बात शुरू करेंगे आलमी ताकतों की बारी बारी जियोपॉलिटिकल तब्दीलियों से, और फिर वहां से आते आते अपनी मुकामी पॉलिसीज तक पहुंचेंगे। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के एक कोने में होने वाले अस्करी फैसले और सरमायाकारियां यहां हमारी आम जिंदगी पर आखिर कैसे असर डालती हैं। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से नजर डालते हैं आज के एजेंडा पर। पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, फिर पाकिस्तान के दिफा और सलामती के हवाले से अहम पेशरफ्त, उसके बाद अपना घर हाउसिंग स्कीम की तफसीलात, और आखिर में हालिया सियासी और कानूनी अपडेट्स। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान रोज बरोज बढ़ती हुई बयानबाजी और अस्करी तैयारियों ने दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। अब जरा इस बयान को देखिए। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक नक्शा लगाया और मशरिक़ वस्ता की अहम तरीन आबनाए हॉर्मुज़ का नाम ही बदलकर आबनाए ट्रंप रखने की तजवीज़ दे दी। ये कोई आम सा सियासी बयान नहीं है। खबरें ये हैं कि ट्रंप को उनकी अस्करी कमांड लगातार ऐसी ब्रीफिंग्स दे रही है जिसमें ईरान पर इंतहाई ताकतवर और फौरी हमलों के प्लान्स शामिल हैं। ऐसा लग रहा है कि मिलिट्री ऑप्शंस दोबारा पूरी तरह से टेबल पर आ चुके हैं। और जब इन मिलिट्री ऑप्शंस की बात होती है तो सबसे ज्यादा जिक्र हाइपरसोनिक मिसाइल का होता है। ये एक ऐसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो न सिर्फ पागलों की तरह तेज रफ्तार है, बल्कि जमीन के बिल्कुल करीब परवाज कर सकती है। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि दुश्मन के जदीद रडार सिस्टम्स जैसे कि S-400 इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। और अब अमेरिका इस एडवांस टेक्नोलॉजी को मशरिक़ वस्ता में डिप्लॉय करने पर संजीदगी से सोच रहा है। अब जो चीज़ इस स्लाइड में सबसे ज़्यादा हैरानकुन है वो है इनकी कीमत और महदूद दस्तयाबी। स्पीड तो खैर 20,700 मील फी घंटा है, लेकिन एक मिसाइल की कीमत तकरीबन $15 मिलियन है और पूरी बैटरी बनाने में $2 बिलियन लगते हैं। और सबसे अहम बात, अमेरिका के पास इनकी तादाद सिर्फ 8 के करीबी दस्तयाब है, यानी ये वाकई एक इंतहाई महदूद और आखिरी दर्जे का हथियार है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान का रिएक्शन बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। अमरीकी ऑफिशियल्स ने दावा किया था कि नेवल ब्लॉकेड से ईरान की ऑयल पाइपलाइंस सिर्फ 3 दिन में फट जाएंगी। इस पर तंज करते हुए ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बगैर गैलाब फाफ ने साफ कहा कि 3 दिन तो गुजर गए और कुछ नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम चाहें तो अगले 30 दिन तक अपने तेल के कुओं की लाइव ब्रॉडकास्ट चलाकर दिखा सकते हैं कि वहां बिल्कुल कोई बहरान नहीं है। और बयानबाजी यहां नहीं रुकती। ईरान की मिलिट्री लीडरशिप भी पीछे नहीं है। ईरानी नेवल चीफ एडमिरल शहराम ईरानी का कहना है कि वो जल्द ऐसे हथियार इस्तेमाल करेंगे जिन्हें देखकर दुश्मन कांप उठेगा। और मजे की बात यह है कि इस तनाव के बीचों बीच अमेरिका का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेरल्ड आर फोर्ड वियतनाम की जंग के बाद अपना सबसे लंबा डिप्लॉयमेंट खत्म करके वापस वर्जीनिया जा रहा है। दोनों तरफ से मुसलसल साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है। इन बड़ी ताकतों के टकराव के अलावा भी पूरे खित्ते में बहुत कुछ चल रहा है। IAEA ने तस्दीक की है कि इस्फहान में ईरान का अफजूदा यूरेनियम अभी तक अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में बिल्कुल महफूज है। वहीं बरतानिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक वीडियो रिलीज की है जिसमें उनके अहलकार बैलिस्टिक मिसाइल से बचते और पनाह लेते नजर आ रहे हैं। और इसी दौरान इजराइल ने गाजा जाने वाले एक फलाही जहाज को रोका और उस पर सवार 175 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये सब वाकयात मिलकर पूरे खित्ते का एक इंतहाई वॉलेटाइल मंजर पेश कर रहे हैं। चलिए अब रुख करते हैं अपने दूसरे हिस्से का, जहां हम फोकस करेंगे पाकिस्तान के दिफा, सलामती और वहां आने वाली नई सरमायाकारियों पर। तो सबसे पहले पाकिस्तान नेवी की ताकत में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। चीन से हासिल करदा हैंगोर क्लास की नए आबदोज को बाहरी बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इसकी खासियत यह है कि इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम, जदीद सोनार और स्टेल्थ डिजाइन मौजूद है। ये आबदोज दरअसल 1971 की जंग में दुश्मन को तबाह करने वाली उस मशहूर हैंगोर आबदोज की लेगेसी को आगे बढ़ा रही है, जो कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दिफाई ताउन का एक और वाज़ेह सबूत है। दिफा के साथ साथ सिविल सिक्योरिटी में भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक अमेरिकन कंपनी सिक्योरिटी पोर्ट ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन और थ्रेट डिटेक्शन निज़ाम लगाने के लिए $2.5 बिलियन की सरमायाकारी की पेशकश की है। ये सच में एक बहुत बड़ी रकम है, जो दाखिली सलामती के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल आलमी मयार के मुताबिक जदीद बना सकती है। अब थोड़ा मजीद मकामी सतह पर आते हैं और बात करते हैं कौमी मईशत और अपना घर हाउसिंग स्कीम की, जो कि आम आदमी से बराह रास्त जुड़ी हुई है। आलमी मईशत और डिफेंस की बातें तो अपनी जगह,
लेकिन इसका आम आवाम पर क्या असर पड़ता है? तो यहाँ सबसे अहम नुकता ये है, हुकूमत ने 321 अरब रुपए की स्कीम निकाली है जिसका टारगेट 5 लाख नए घर बनाना है। और जो सबसे ज़बरदस्त बात है वो ये कि शुरू के 10 साल के लिए सूद की शरह यानी इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5% पर फिक्स कर दी गई है। उन लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी के भारी इंटरेस्ट रेट्स की वजह से अपना घर नहीं बना पाते थे, ये वाकई एक गेम चेंजर बन सकती है। अब जरा इन फिगर्स पर नजर डालते हैं ताकि अंदाजा हो कि जेब पर कितना बोझ पड़ेगा। अगर 25 लाख का लोन लिया जाए तो माहाना केस तकरीबन 16,499 रुपए बनेगी। इसी तरह 50 लाख पर यह 32,997 रुपए हो जाएगी। और अगर पूरा 1 करोड़ यानी 10 मिलियन का कर्जा लिया जाए तो माहाना केस तकरीबन 65,996 रुपए आएगी। ये टेबल पूरा हिसाब किताब बिल्कुल वाजे कर देता है ताकि फैसला करने में आसानी हो सके। लेकिन इस स्कीम में अप्लाई करने से पहले कुछ अहम शराइत हैं जो समझना लाजमी है। पहली शर्त यह है कि एप्लीकेंट के नाम पहले से कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और ना ही उस पर कोई पिछला कर्जा हो। दूसरा, टोटल खर्च का 10% एप्लीकेंट को खुद अदा करना होगा। घर या प्लॉट का साइज भी 10 मरला की लिमिट के अंदर होना ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि सारे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन रखी गई है, जिसकी मंजूरी 1 महीने के अंदर मिल जाने की उम्मीद है। अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, जहां हम हालिया सियासी और कानूनी हालात का जायजा लेंगे। और ये स्लाइड बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि डिजिटल मीडिया पर फेक न्यूज़ किस तेजी से फैलती है। पिछले दिनों एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज कैंसर से लड़ रही हैं और इस दावे का हवाला एक सहाफ़ी से मंसूब किया गया। लेकिन हकीकत क्या थी? ये मुकम्मल तौर पर एक झूठी और फर्जी पोस्ट थी। इस तरह के किसी बयान का वजूद ही नहीं था। और हैरानी की बात तो यह है कि हुकूमती ओहदेदारों ने भी बगैर किसी वेरिफिकेशन के इस पर तनकीद शुरू कर दी। ये जाहिर करता है कि मीडिया लैंडस्केप में तस्दीक करना अब कितना ज़रूरी हो चुका है। कानूनी मैदान की बात करें तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी के अपने ख़ानदान से मुलाकात के हवाले से एक नई पेशरफ्त हुई है। शुरू में रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस दरखास्त पर कुछ टेक्निकल एतराज़ात लगाए थे, लेकिन अब कोर्ट ने वो एतराज़ात हटा दिए हैं और इस केस की अगली बाकायदा समाअत हफ्ते के पहले वर्किंग डे यानी पीर को रख दी गई है। उसी दौरान पीटीआई रहनुमा अलीमा खान की तरफ से जुडिशरी को दिए गए सख्त पैगामात भी मौजूदा सियासी कशीदगी को खूब नुमाया कर रहे हैं। और आगे का सियासी मंजरनामा कैसा है? पीटीआई रहनुमा मार्शल यूसुफजई के इस बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उनका वाज़ेह कहना है कि इस वक्त हुकूमत के साथ किसी भी किस्म की खुफिया या बैकडोर बातचीत नहीं चल रही। हुकूमत का पूरा ध्यान इस वक्त सिर्फ सूबाई और कौमी बजट्स को पास करवाने और सरप्लस बजट दिखाने पर है। इस ठहराव को देखकर लगता है कि फिलहाल मुज़ाकरात या किसी फौरी रिलीफ का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। तो इस पूरे सफर के बाद एक बहुत ही अहम सवाल जहन में आता है। एक तरफ हम देखते हैं कि बड़ी आलमी ताकतें डार्क ईगल जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स और अस्करियत पर अरब अरब डॉलर्स बहा रही हैं, और दूसरी तरफ आम लोग उन्हीं अरबों के बजट में से एक हाउसिंग स्कीम के जरिए अपने छोटे से घर का ख्वाब पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में यह सोचना जरूरी है कि आलमी हथियारों के इस दौर में क्या मुकामी माशियतें कभी आम इंसान की बुनियादी ज़रूरतों और उम्मीदों को वाकई पूरा कर पाएंगी? ये सोचने का मुकाम है। आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। इस आखिरी सवाल पर गौर ज़रूर कीजिएगा।